Assalamu alaikum. Can you hear me? Yes, वालेकुम ma'am. सलाम। Yes, Yeah, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay. आप लोगों को स्लाइड नज़र आ रही है? मैम एक Yes, स्लाइड ma'am. नजर आ रही है। डेपोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आ रहा है नज़र? जी जी Yes. मैम। ओके, ठीक है। मतलब मुझे नहीं समझ आ रही, बार-बार कनेक्शन जो है वो ड्रॉप हो रहा है, इसलिए वो मुझे बार-बार करना पड़ता है। ओके, सो ऑलरेडी 10 मिनट्स मैंने वेट किया है। अब मैं लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने लगी हूँ। 28 पार्टिसिपेंट्स अभी तो। अच्छा, देखो ये जो अभी हम अब पढ़ रहे हैं सारा कुछ, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट और पैथोलॉजी का सब्जेक्ट ओवरऑल आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, because obviously schizophrenic credit hours are it's always really difficult and pathology. So you should actually pay attention. सो बेसिकली अब अगर मैं थोड़ा बहुत रिकॉल करूँ तो हमने बेसिकली इन्फ्लेमेशन से बात शुरू की थी कि इन्फ्लेमेशन क्या होती है। उसमें हमने एक्यूट इन्फ्लेमेशन का ज़िक्र किया था, फिर हमने क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का ज़िक्र किया था, फिर हमने इवेंचुअली फिर बताया था कि वुंड हीलिंग जो है, एक दफ़ा इन्फ्लेमेशन रिज़ॉल्व हो गई है तो फिर जो वुंड हीलिंग है वो कैसे होगी। तो बेसिकली पिछले वीक से हम लोग वुंड हीलिंग पढ़ रहे हैं कि अगर इफ़ यू कैन रिकॉल, हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था कि किस तरह से होती है वुंड हीलिंग या टिश्यू रिपेयर जो है वो किस तरह से होता है। पहले पढ़ा था कि अगर रिप्लेसमेंट हो जाए दिस विद द सेम टाइप ऑफ सेल देन इट इज़ रेफर्ड टू एज रीजनरेशन, वेयर एज अगर रीजनरेशन नहीं हो सकती और रिपेयर होती है विद कनेक्टिव टिश्यू या फाइब्रस टिश्यू तो उसमें इवेंचुअली आपको स्कार फॉर्मेशन होती है, जो कि आपने देखा होगा कि जो अगर आपको बहुत सवेयर किस्म का कोई इंजरी होती है तो आपका स्कार बन जाता है। तो उसके अंदर फिर हमने बेसिकली पढ़ा था कि 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ वी स्टडीड। लेबाइल टिश्यूज़ होते हैं जो कि कंटीन्यूअसली रिप्लेस हो रहे हैं अपने विद देयर नेटिव सेल्स, ठीक है? जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल आपके स्किन का एपिथेलियम आता है। स्टेबल टिश्यूज़ हमने पढ़े थे, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे लिवर होता है या किडनीज़ होती हैं, जिसके अंदर देयर इज़ नॉर्मली वो G0 फ़ेज़ में होते हैं, लेकिन अगर कोई इंजरी होती है उनको तो दे अंडरगो दे कम बैक इनटू G1 फ़ेज़ और वो डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा फिर हमने परमानेंट सेल्स कुछ पढ़े थे, फॉर एग्ज़ाम्पल आर न्यूरॉन्स, ये जो नर्वस टिश्यू के हमारे सेल्स होते हैं या हमारे कार्डियक सेल्स होते हैं या हमारे स्केलेटल मसल्स होते हैं जो जिनकी कैपेसिटी नहीं होती टू रीजेनरेट। फिर हमने कुछ थोड़ा बहुत एंजियोजेनेसिस का प्रोसेस पढ़ा था कि एंजियोजेनेसिस जो है उसके अंदर बेसिकली जो न्यू ब्लड वेसल है वो किस तरह से बनेगी। दिस इज द डायग्राम जिसको हमने थोड़ा बहुत स्टडी किया था कि जब न्यू ब्लड वेसल जो है एक एग्जिस्टिंग ब्लड वेसल से बनती है, बिकॉज ऑब्वियसली जहाँ पे इंजरी हुई है वहाँ पे इंजर्ड हुई है ब्लड वेसल, सो व्हेन एवर देयर इज
I'm really sorry, मेरी connection जो है बार-बार interrupt हो रही है। मेरे पास 3 different internet connection पता नहीं क्या हुआ है। ओके, तो आवाज़ आ रही है और आप लोगों को स्लाइड्स नज़र आ रही हैं, तो प्लीज़ मुझे काइंडली कंफर्म कर दें। जी मैम आ रही है। चलो, अब आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, अब हमने पिछली दफ़ा पढ़ा था एंजियोजेनेसिस, जिसके अंदर बेसिकली हमने पढ़ा था कि जो न्यू ब्लड वेसल है वो कैसे बनती है एक साइट ऑफ इंजरी के ऊपर, ठीक है। अब आज हमारा टॉपिक है कि बेसिकली उस साइट ऑफ इंजरी पे जब टिश्यू रिपेयर होगा तो कनेक्टिव टिश्यू जो है वो कैसे वहाँ पे दोबारा जो है वो वहाँ पे डिपॉजिट होगा। ओके, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि there will be migration and proliferation of fibroblast and deposition of extracellular matrix. Extracellular matrix के बारे में हमने थोड़ा सा इस स्लाइड के अंदर पढ़ा था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि बेसिकली उसके अंदर होता क्या क्या है। So basically extracellular matrix is the network of spaces surrounding the tissue cells, ठीक है। आपके सेल्स के इर्द गिर्द जो सारी एक जगह है उसको आप एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स कहोगे, जिसके अंदर मतलब मल्टीपल चीजें, आपके पास कोलेजन है, इलास्टिन है, आपके पास हाइलुरोनिक एसिड्स है, ये सारी चीजें जो हैं इट इज प्रेजेंट। सो ऑब्वियसली आपको ब्लड वेसल्स भी चाहिए, आपको सेल्स की रीजनरेशन भी चाहिए, आपको जो है सेल्यूलर आपको एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स भी चाहिए। So extracellular matrix की deposition is important. So this is the process that is occurring in a tissue that is unable to regenerate. For example, अगर आपको heart attack आता है, myocardial infarction आती है, तो उसमें cardiac cells जो होते हैं आपके, they cannot regenerate, वो दोबारा से G1 phase में जाके दोबारा multiply नहीं कर सकते। तो जो ये वाले चेंजेस हैं दे विल अकर इन अ सेल इन अ टिश्यू जिसके अंदर रीजनरेशन की एबिलिटी नहीं है, जिसको आप परमानेंट टिश्यू कहते हो, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि देयर विल बी समथिंग रेफर टू एज द फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट एक सेल की फॉर्म है, एक सेल की टाइप है। ऑब्वियसली वो कार्डियक सेल नहीं है या वो नर्वस सेल नहीं है, लेकिन एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सेल है जो कि बेसिकली जहां पे भी आपका कोई इंजरी होगी या वूंड होगा वहां पे जो है वो फाइब्रोब्लास्ट आएंगे। So there will be migration and proliferation of fibroblast at the site of injury. It is driven by platelet-derived growth factor. ठीक है? This is a growth factor. ठीक है? हमने अभी आप लोगों ने मुझे एक अच्छी सी assignment जो है, I really like the work that you people have done. I really appreciate it. आप लोगों ने असाइनमेंट जो मुझे सबमिट कराई है उसके अंदर भी हमने केमिकल मीडिएटर्स के बारे में आप लोगों ने सारा लिखा है। सो जो ये प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर होता है, बेसिकली दिस इज आल्सो वन ऑफ द chemical mediator that is present within our body that is responsible for the migration and proliferation of fibroblast. ठीक है, अब फाइब्रोब्लास्ट क्या करता है, बेसिकली कोलेजन बनवाता है। कोलेजन क्या होता है, कोलेजन जो है अगर एक टिश्यू रीजनरेट नहीं कर सकता और उसने बाय स्कार फॉर्मेशन रिपेयर करना है तो वहां पे कोलेजन की डेपोजिशन इज इम्पोर्टेंट। कोलेजन आप लोगों ने पढ़ा होगा कोलेजन के बारे में इन योर बायोकेमिस्ट्री के, कोलेजन का मॉलिक्यूल कैसा होता है। सो बेसिकली अब फाइब्रोब्लास्ट वहां पे आ गया, ठीक है, किसकी वजह से, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर की वजह से। अब वहां पे जो है उसने कोलेजन फाइबर्स को सिंथेसाइज करना शुरू हो गया। इट इज क्रिटिकल फॉर द development of the strength in the healing side from day 3 to day 5 and may continue to several weeks. Granulation tissue formation is the initial step in wound repair, eventually results in scar formation. ठीक है, देखो जब ही कोई इंजरी होती है तो उसका जब रिपेयर स्टार्ट होगा ना तो इनिशियली व्हाट इज मेड इज रेफर टू एज द ग्रैन्युलेशन टिश्यू। दिस टर्म इज इम्पॉर्टेंट। इसको आपने जो हमने पिछली दफा टीबी का ग्रैन्युलोमा पढ़ा था, या हमने दो तरह के ग्रैन्युलोमास पढ़े थे, केजिएटिंग एंड नॉन केजिएटिंग ग्रैन्युलोमास, उनसे आपने इसको मिक्स नहीं करना। ग्रैन्युलोमा बेसिकली क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की एक सब टाइप होती है
जो कि आपको मोस्टली ट्यूबरकुलोसिस में नजर आती है। लेकिन ग्रैन्युलेशन टिश्यू, जब भी आपकी बॉडी के अंदर कोई भी इंजरी होगी, तो जब उसकी रिपेयर होगी तो इनिशियली जो चीज बनेगी दैट इज रेफर टू एज द ग्रैन्युलेशन टिश्यू। अगर इफ यू लुक इन दिस पिक्चर, देखो फॉर एग्जांपल इस एरिया के ऊपर यहाँ पे हुई होगी इंसल्ट इनिशियली, यहाँ पे फिर इन्फ्लेमेशन हुई, फिर अब जब ये हील होना शुरू हुई है तो ये बना है पूरा का पूरा, ये जो रेड सारा एक जख्म बना हुआ है, जिसको आप एक लेमैन्स टर्म में कहोगे कि इसको तो ये जख्म बना हुआ है, तो जो ये सारा बना हुआ है दिस इज द ग्रैन्युलेशन टिश्यू। ठीक है, अब अगर अगर आप इसको 2-3 हफ्ते बाद देखोगे तो यहाँ पे उसके ऊपर सारा का सारा स्कार बना होगा। ठीक है, तो बेसिकली ग्रैन्युलेशन टिश्यू एक स्कार की एक इनिशियल फॉर्म है, या स्कार बनने से पहले जो उसका स्टेप होता है हीलिंग का, दैट इज रेफर टू एज द ग्रैन्युलेशन टिश्यू। ओके, formation of granulation tissue at the site of the injured area. Granulation tissue क्या होता है? It is highly vascularized tissue. Vascularized meaning उसके अंदर blood vessels जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। You can see कि इतना ज़्यादा ये red in color है, तो it is obviously having a lot of blood vessels. ठीक है, blood vessels कहाँ से बनी थी? Angiogenesis का जो process we have studied last लेक्चर में उसके थ्रू जो है वो बनी थी। So it is a highly vascularized tissue composed of newly formed capillaries by angiogenesis, proliferating fibroblasts। ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट क्या करना है? डिपॉजिट करना है कोलेजन। कोलेजन की कौन सी टाइप होगी? इट इज इंपॉर्टेंट, टाइप 3 कोलेजन होगा जो इनिशियली डिपॉजिट होगा। मायोफाइब्रोब्लास्ट भी होंगे। मायोफाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं बेसिकली फाइब्रोब्लास्ट ही होते हैं, लेकिन उनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी होती है। तो इनिशियली जब फिर एंड में जब वुंड आपका हील हो चुका होता है तो उसको वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ताकि वो जो है वो मतलब अभी अगर आपको ये इतना बड़ा दिख रहा है तो हो सकता है कि एंड में जब ये हील हो जाए तो इट बिकम्स ऑलमोस्ट लाइक 2/3 of its original size because of contraction by the myofibroblast. Myofibroblast क्यों है? Because इसके अंदर ना contraction की ability होती है। And residual inflammatory cells. ठीक है, vascular proliferation, fibroblasts and other cells at the site of injury is controlled by growth factors. Growth factors कौन कौन से हैं? Vascular endothelial cell growth factor and fibroblast growth factor। ठीक है, इसको आप VEGF भी कहते हो और FGF भी कहते हो। ठीक है, पहले हमने एक ग्रोथ फैक्टर पढ़ा है ये वाला प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। Two more growth factors that we are studying are the vascular endothelial growth factor and the fibroblast growth factor. The edematous appearance इसकी होगी because of leaking from the new blood vessels. Okay, अब बेसिकली आपको लाइट माइक्रोस्कोप के ऊपर ग्रैन्युलेशन टिश्यू जो है वो कैसे नजर आएगा। मैं बार बार इस चीज के ऊपर एम्फसाइज कर रही हूँ कि डू नॉट confuse granulation tissue with a granuloma. Granuloma जो था वो मेरली वो बना था जो कि बना था उसके अंदर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर, मोस्टली ट्यूबरकुलोसिस के अंदर बनता है। ग्रैन्युलेशन टिश्यू जब भी आपकी बॉडी में इंजरी होगी तो ग्रैन्युलेशन टिश्यू बनेगा। ग्रैन्युलेशन टिश्यू क्या होता है? इट इज सॉफ्ट पिंक ग्रैन्युलर, इसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट हैं, न्यू थिन वॉल्ड कैपिलरीज हैं, इन्फ्लेमेटरी सेल्स इन लूज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स विद एडीमा। ठीक है, इनिशियली उसके अंदर एडीमा भी होगा, एडीमा मीनिंग उसके अंदर ज्यादा फ्लूइड होगा, लेकिन जब एक दफा स्कार बन जाएगा उसका तो वो फ्लूइड जो है वो रिमूव हो जाएगा। ओके, फाइब्रोब्लास्ट क्या करते हैं कि ओके दिस इज अ फाइब्रोब्लास्ट, इट विल डिवाइड एंड इट विल प्रोड्यूस कोलेजन। देखो ये मतलब इसने मल्टीप्लाई किया और ये कोलेजन जो है ये ले डाउन कर रहा है, eventually results in fibrosis with connective tissue matrix। ठीक है, eventually जो है it will result in fibrosis. This is granulation tissue under light microscope के उसके अंदर क्या क्या है? numerous blood vessels हैं, fibroblasts हैं, inflammatory cells हैं। ओके, द रोल्स ऑफ ग्रैन्युलेशन टिश्यू। ठीक है, अब ग्रैन्युलेशन टिश्यू क्या है? इनिशियल बिल्कुल इनिशियल आपकी जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर बन गई है जहां पे भी आपको कोई इंजरी हुई थी। So it is acting as an anti-infection and protecting the wound surface from further injury। ठीक है, वो बिल्कुल एक immediate sort of एक antiseptic के तौर पे act करता है और वो wound को protect करता है from further injury
ताकि इसको टाइम मिले, क्योंकि स्कार फॉर्मेशन के अंदर ना इट टेक्स टाइम, मतलब 3 to 5 वीक्स लगते हैं और उसके बाद वो मंथ्स तक कंटिन्यू रहता है। सो इनिशियली ये विद इन डेज बन जाता है, ताकि जो है वो जो साइट है वो एटलीस्ट वो सॉर्ट ऑफ इट इज जस्ट पुटिंग उसके इर्द गिर्द, जो जैसे आप अंडर कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग होती है उसके इर्द गिर्द यू जस्ट कवर इट, सो इट इज जस्ट कवरिंग अंडर कंस्ट्रक्शन जो साइट है वो पूरी की पूरी उसको वो बस कवर कर रहा होता है। It fills the incision or wound and any defect of the tissue. It replaces the necrotic tissue effusion or any other foreign body. Okay. अब बेसिकली क्या हुआ है कि अब ग्रैनुलेशन टिश्यू जो है ग्रैनुलेशन टिश्यू बन गया। अब बेसिकली अब मेजर जो एक स्कार फॉर्मेशन जो है वो कैसे होगी, वो इस तरह से होती है कि द कोलेजन कंटेंट ऑफ ग्रैनुलेशन टिश्यू प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस इन टाइम। ठीक है, वो उसका जो कॉलेजन कौन प्रोड्यूस कर रहे थे, फाइब्रोब्लास्ट प्रोड्यूस कर रहे थे, और वो कौन सा कॉलेजन प्रोड्यूस कर रहे थे, टाइप 3 कॉलेजन प्रोड्यूस कर रहे थे। इट इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि ग्रैनुलेशन टिश्यू का जो है इवेंचुअली जो है वो स्कार फॉर्मेशन होनी है। कैसे स्कार फॉर्मेशन होनी है, बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ टाइप 3 collagen with type 1 collagen। ठीक है, these are the two types of collagen molecules basically that are playing a role in tissue repair। Initially granulation tissue के अंदर the type of collagen that was at play was type 3 collagen, but now it is replaced with type 1 collagen। A young scar tissue consists of granulation tissue, collagen fiber, moderate number of capillaries and fibroblasts, whereas as the scar matures, the amount of collagen increases and the scar becomes less cellular and vascular। ठीक है, जो ये आपके पास ये सारी जो न्यू कैपिलरीज बनी थी और सारे जो सेल्स थे ढेर सारे इस ग्रैनुलेशन टिश्यू के अंदर, ये कम हो जाएंगे और उनकी रिप्लेसमेंट हो जाएगी विद कोलेजन। ठीक है, कोलेजन का जो अमाउंट है दैट विल इंक्रीज। Some of the fibroblasts also acquire the feature of smooth muscle cells, including the presence of actin fibers। ठीक है, smooth muscle cells की तरह behave करते हैं and are referred to as the myofibroblast। We have discussed about myofibroblast as well। Okay, this is you can see uh, this was what a granulation tissue looks like initially जो बनता है। ये बिल्कुल मतलब इसके अंदर इतनी कोई बहुत डेंसिटी नहीं है इसके अंदर, लेकिन ये देखो ये सारे जो हैं ये जो फाइबर्स हैं ये सारे के सारे जो कोलेजन फाइबर्स हैं, these are the collagen fibers। So, okay, what is an advantage of a scar? It provides resilient permanent patch। Basically जो scar होता है वो more or less permanent होता है। It provides a tensile strength and keeps the reparative site solid। ठीक है, वो basically वो सारी site को वो heal कर देता है और उसको वहाँ पे जो है वो protect करता है। Okay. The outcome of the repair process is influenced by the balance between synthesis and degradation of extracellular matrix proteins। After its deposition, the connective tissue in the scar continues to be modified and remodeled। ठीक है? The degradation of collagens and other ECM components is accomplished by a family of matrix metalloproteinases, so called because they are dependent on the metal ion, that is zinc, for the activity। For example, collagenases remove type 3 collagen। Basically इस पूरी स्लाइड के अंदर it seems a bit confusing, but the thing it is trying to say is कि जो basically आपके जो enzymes at work हैं जो कि mature करेंगे उस सारे प्रोसेस को या रीमॉडलिंग को, वो कंटिन्यू रहता है। जो प्रोसेस एक दफा स्कार टिश्यू बन गया उसके बाद भी जो है वो मल्टीपल एंजाइम्स होते हैं, वो उसको ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं या उसको वीकन कर सकते हैं। सो देयर इज समथिंग रेफर्ड टू एज द मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेजेस। ये एक एंजाइम की फैमिली है जो कि बेसिकली कोलेजन को और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के जो कंपोनेंट्स हैं उनको डिग्रेड करता है। इनका नाम मेटालोप्रोटीनेज क्यों है, बिकॉज इनको मेटल आयन की जरूरत होती है टू एक्ट, और इसके अंदर जिंक का रोल जो है दैट इज इम्पोर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने पढ़ा था कि टाइप 3 कोलेजन जो है दैट इज रिप्लेस्ड बाय टाइप 1 कोलेजन। सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस इज के जो है क्या कहते हैं जो एंजाइम एट वर्क होता है जो टाइप 3 कोलेजन को जो है वो डिग्रेड करता है, दैट इज रेफर्ड टू एज द
that is referred to as a collagenase, जो कि that needs the zinc metal ion for its function. Okay, देखो, this is a really nice diagram illustrating what we have studied already. देखो, this was a normal tissue, ठीक है, इसके अंदर cells हैं बीच में, मतलब ये आराम से बस, this is a normal state tissue. What happened was कि इसको infection हुई या injury हुई, you can see कि this was the area that was injured because इसके अंदर जो cells हैं वो सारे damage हो गए हैं, इस area में जो भी blood vessels भी होंगी वो भी सारी की सारी damage हो गई हैं, ठीक है. These rounded structures, these are the cells and these round ones are the cells, ठीक है. This is the area of injury. अब यहाँ पे हुई inflammation, यहाँ पे ढेर सारे आ गए आपके cells आ गए और उसको वो inflammation का process सारा start हो गया. एक दफा inflammation subside हुई तो अब granulation tissue जो है वो बनना शुरू हो गया. अब ये granulation tissue बन रहा है, यहाँ पे आपके पास fibroblasts आए, myofibroblasts आए और blood vessels जो हैं, you can see, ये देखो, this is the blood vessel, ठीक है. ये blood vessels, ये अब आपको ये नई आपको इस branch इसकी नजर आ रही है. Can you see the sprouting? Because this is indicating जो angiogenesis हमने पिछली दफा lecture में discuss किया था कि कैसे की blood vessel बनती है. So this is indicating the process of angiogenesis and eventually जो है ये fibroblasts जो आपके पास आए थे, they will lay down more collagen resulting in the formation of a scar. Okay. अब बेसिकली जो टिश्यू रिपेयर होती है that is influenced by a number of different factors, ठीक है. क्या होगा कि टिश्यू रिपेयर may be altered by a variety of influences, frequently reducing the quality or the adequacy of the reparative processes. Variables that modify healing may be extrinsic, for example infection, intrinsic to the injured tissue, systemic or local. Yes, basically what it is trying to say is कि जो process है पूरा का पूरा of tissue repair, ये जो है obviously there will be certain factors at play जो उसको modify करेंगे. उसको for example कुछ processes उसको slow down कर सकते हैं और कुछ processes उसको ज़्यादा तेज कर सकते हैं. तो उसके अंदर जो जो processes हैं for example external हो सकते हैं, for example infection. Infection is clinically one of the most important causes of delay in healing. It prolongs inflammation and potentially increases the local tissue injury. ठीक है. इसके अंदर basically what it is trying to say is कि देखो, अगर आपके पास कोई tissue injury होती है और अगर उस injury की site पे आपको infection हो जाती है, तो वो जो आपका वहाँ पे जो inflammation का process होगा वो बहुत prolong हो जाएगा. और अगर इन्फ्लेमेशन प्रोलॉन्ग होगी तो ऑब्वियसली जो टिश्यू रिपेयर जो उसके बाद शुरू होना है वो भी प्रोलॉन्ग होगा. डायबिटीज के अंदर एक पेशेंट को जब डायबिटीज होता है तब उसकी जो इंजरी है वो क्यों हील नहीं करती और इवेंचुअली उसके जो टोज है उनके अंदर गैंग्रीन क्यों बन जाता है, वो इसलिए होता है बिकॉज इट कॉम्प्रोमाइजेज द रिपेयर for many reasons and is one of the most important systemic causes of abnormal wound healing. ठीक है, अगर एक पेशेंट डायबिटिक होगा तो उसके अंदर wound healing जो है वो बहुत स्लो होगी और वो जो है वो अफेक्ट करेगा सारे टिश्यू रिपेयर के प्रोसेस को. न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या होता है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल प्रोटीन डेफिशिएंसी है या विटामिन सी डेफिशिएंसी है, वो आपकी हीलिंग के प्रोसेस को जो है वो इनहिबिट करेगी. विटामिन सी जो होता है, ये सारे क्यों कहते हैं विटामिन सी खाओ विटामिन सी खाओ, स्पेशली कोविड के अंदर आपको सारे कह रहे थे. विटामिन सी जो है बेसिकली जब रिपेयर का जो प्रोसेस है आपका सारा का सारा, उसके अंदर जो कोलेजन है उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये विटामिन सी का जो रोल होता है वो सारा कोलेजन की सिंथेसिस के अंदर इट इज हैविंग अ रियली इंपॉर्टेंट रोल. एंड आई होप यू हैव स्टडीड इन बायोकेमिस्ट्री ऑलरेडी. सो न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है. अगर एक बंदा बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब एनोरेक्सिक है और वो कुछ खाता नहीं है या मैल नरिश्ड है तो उसकी वुंड हीलिंग जो है इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम. ओके, स्टीरॉइड्स क्या होते हैं? स्टीरॉइड्स होते हैं, स्टीरॉइड्स भी आपकी जो हीलिंग है उसको बहुत डिले कर सकते हैं. उनका जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल होता है, वो इन्फ्लेमेशन को जो है वो एंटागनाइज करते हैं.
and their administration may result in the weakness of scar due to diminished fibrosis. ठीक है, fibrosis जो है वो basically उसके अंदर कम होता है. Mechanical factors such as increased local pressure or torsion may cause wounds to pull apart or dehisce. ठीक है, for example, if there is a site of injury और वहाँ पे healing हो रही है, तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि उस जगह पे फॉर एग्जांपल पेशेंट को दोबारा से ट्रॉमा होता है, तो ऑब्वियसली वो साइट ऑलरेडी वीक होगी, और अगर उसके दोबारा से ट्रॉमा होगा तो फिर वो उसकी जो सारी जो प्रोसेस चल रहा था हीलिंग का वो डिस्टर्ब हो जाएगा. पुअर परफ्यूजन, अगर डायबिटीज की वजह से या आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की वजह से उस एरिया के अंदर जो है ब्लड सप्लाई जो है वो कम है, तो ऑब्वियसली नेचुरली इट विल डिले द वुंड हीलिंग प्रोसेस, बिकॉज ब्लड ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल है सारे सेल्स ले जाने के लिए और सारे जो ग्रोथ फैक्टर्स अभी हमने पढ़े थे उनको ले जाने के लिए. और ड्यू टू obstructed venous drainage, for example varicose veins also impairs healing. अगर अगर ब्लड सप्लाई कम है तब भी इम्पेयर्ड होगी हीलिंग. फॉर एग्जांपल अगर ब्लड की ड्रेनेज कम है, मतलब अब उसकी जो वीनस ड्रेनेज है, वेन्स जो उसकी ड्रेन हो रही हैं, तो तब भी जो, जी किसी ने कुछ पूछा? अपनी बातें कर रहा हूं. Okay. Foreign bodies, for example, fragments of steel, glass, or even bone impeding healing. The type and extent of tissue injury, obviously, जितनी ज़्यादा tissue injury होगी उतनी ही slow उसकी healing होगी. The location of the injury and the character of the tissue involved. अच्छा, liver regeneration we have already discussed about it कि जो liver होता है उसके अंदर capacity होती है बहुत ज़्यादा to regenerate. ठीक है, उसके बाद अगर आप उसको half भी अगर remove कर देते हो liver को, तो वो जो है within some time जो है वो दोबारा से regenerate करता है. It occurs by two major processes: proliferation of the remaining hepatocytes, जो के बच जाते हैं liver cells, उनकी multiplication या उनकी proliferation होती है. सेकेंड होती है रीपॉपुलेशन फ्रॉम द प्रोजेनिटर सेल्स. ठीक है, उसके जो स्टेम सेल्स होते हैं या प्रोजेनिटर सेल्स होते हैं वो दोबारा जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं इनटू लिवर सेल्स, और उनकी जो है वो दोबारा वो जो है इवेंचुअली लिवर का फंक्शन जो है वो रिस्टोर कर लेते हैं, और वो सारा जो है लिवर इट बिकम्स अगेन वो पूरा का पूरा जो है इट रीगेन्स इट्स नॉर्मल साइज. ठीक है. Do you have any questions before I move on to the next slide? या next chapter जो भी कह लो. पता नहीं आप लोग कुछ सुन भी रहे हो या मैं बोली जा रही हूँ. मैम सुन रहे हैं. ओके, समझ आ गई कि कोई नहीं आई है? मैम आई है थोड़ी बहुत, लेकिन फिर से याद करना पड़ेगा, फिर जाके कुछ समझ आएगी. ओके ठीक है, थोड़ी बहुत आ जाएगा, 10% भी आ जाए तो बड़ी यस मैम आ गई है. मैम चीजें बहुत जो है क्योंकि बहुत हम ऑलरेडी यार स्लाइड ना कि उसके अंदर बहुत इधर उधर से इंफॉर्मेशन एडेड है, लेकिन मिक्स्ड एज सच नहीं है. अगर आप एक दफ़ा इनको दोबारा से आई सेंड ऑल दी स्लाइड्स टू यू, आप एक दफ़ा से दोबारा से इसको आप रिव्यू करोगे ना कि शुरू से हमने क्या क्या पढ़ा था, तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा. यू विल अंडरस्टैंड कि बेसिकली सारा कुछ चल क्या रहा है. हमने इन्फ्लेमेशन पढ़ी है और अब हम उसको हीलिंग, अब इन्फ्लेमेशन से तो ऑब्वियसली डैमेज हुआ है सारा का सारा, अब हीलिंग भी होनी है ना. अब उसकी हीलिंग जो हो रही है वो हम पढ़ रहे हैं बेसिकली. सो आज का लेक्चर भी मोर और लेस इट इज सिमिलर टू द प्रीवियस लेक्चर कि उसके अंदर क्या क्या हुआ था. ये देखो, हमने बेसिकली पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, टिश्यू रिपेयर पढ़ी है. ठीक है, उसके अंदर कौन से इन्वॉल्व होते हैं, रीजेनरेशन. अगर आप लोग एक सेल जो है अगर एक रिप्लेसमेंट है ऑफ द सेल्स बाय द सेल्स ऑफ द नेटिव ओरिजिन, मतलब अगर उस एरिया में इंजरी हुई है तो अगर उनके अंदर रिप्लेसमेंट हो बाय द सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स, दैट इज रेफर्ड टू एज द रीजेनरेशन. लेकिन अगर रीजेनरेट नहीं कर सकता एक टिश्यू, अगर इफ यू विल रिमेंबर हमने कौन कौन से टिश्यूज पढ़े थे, लेबाइल पढ़े थे, स्टेबल पढ़े थे, परमानेंट पढ़े थे. अगर परमानेंट टिश्यू है और वो रीजेनरेट नहीं कर सकता तो इवेंचुअली इट विल हील बाय कनेक्टिव टिश्यू डेपोजिशन.
सो बेसिकली आज हम बेसिकली पढ़ रहे हैं वुंड हीलिंग। ये मोर और लेस जो है वो लास्ट लेक्चर जो अभी हमने सारा पढ़ा है बेसिकली उस तरह का ही है, लेकिन इसके अंदर हम 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुंड हीलिंग जो है वो स्टडी करेंगे। ओके, it is the process that involves both epithelial regeneration and formation of connective tissue scar and is thus illustrative of general principles that apply to healing in all tissues। ठीक है, सो बेसिकली क्या होगा कि इसके अंदर वुंड हीलिंग के अंदर बेसिकली वी आर फोकसिंग मोर ऑन द वुंड्स जो कि अपेरेंट होंगे, जो कि बेसिकली स्किन पे आप कह लो कि जो स्किन के ऊपर वुंड होंगे या आपकी बॉडी के ऊपर जो जो आपको वुंड नजर आएगा ना, उसकी जो हीलिंग होगी वो कैसे होगी वो आज हम स्टडी करेंगे। अभी जो पीछे पिछले लेक्चर्स में हमने जो एंजियोजेनेसिस पढ़ा है या हमने जो कनेक्टिव टिश्यू जो डेपोजिशन है वो पढ़ी है, वो जो है वो जनरल है। वो बेसिकली जहां भी आपकी बॉडी के अंदर जहां भी आपको इंजरी होगी वहां पे जो है वो प्रोसेसेस जो है वो एट प्ले होंगे। लेकिन जो वुंड हीलिंग का प्रोसेस है बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो स्किन को इन्वॉल्व करता है, या जो चीज आपको नजर आती है, आपको आंखों से विद नेकेड आई नजर आती है, उसके अंदर जो है दिस इज एट प्ले। ओके, so there are 2 types of wound healing. It based on the nature and the size of the wound. The healing of the skin wounds is said to occur by first intention and second intention. एक दफा दोबारा for those who are listening, I'm trying to explain. जो अभी तक हमने पहले हमने इन्फ्लेमेशन पढ़ी है, ठीक है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, उसके बाद फिर हमने उसका रिपेयर पढ़ा है। रिपेयर में हमने पढ़ा कि इनिशियली ग्रैन्युलेशन टिश्यू बनेगा, जो वो आप लोगों ने पिंक सा वो जो था वो देखा, वो ग्रैन्युलेशन टिश्यू था। फिर उसके बाद स्कार बन जाएगा, ठीक है। ये तब होगा जब के जो है वो उसको आप रीजनरेट नहीं कर सकते उस टिश्यू को। ये चीज जो है जो स्कार फॉर्मेशन है, ये इवन अगर एक हार्ट अटैक आपके अंदर आता है और हार्ट का जो वॉल है वो या एरिया है वो डैमेज होता है, तो वहां पे भी स्कार फॉर्मेशन होगी, ठीक है। या कोई भी आपका बॉडी का विद इन द बॉडी भी आपका जो इन्वॉल्व एरिया होगा उसके अंदर अगर इंजरी होगी और टिश्यू रिपेयर होगा तो आपका जो है वो स्कार फॉर्मेशन होगी। लेकिन जो ये वाली जो वुंड हीलिंग है बेसिकली दिस इज स्पेसिफाइड फॉर द स्किन वुंड्स ओनली, या जो आपको स्किन पे नजर आते हैं उसके अंदर होता है। ओके, अब 2 इम्पॉर्टेंट चीजें हैं इसके अंदर, एक है हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन एंड द सेकंड वन इज हीलिंग बाय सेकंड इंटेंशन। इसके अंदर क्या क्या होता है कि फर्स्ट इंटेंशन के अंदर होता है कि व्हेन द इंजरी इन्वॉल्व्स ओनली द एपिथेलियल लेयर। एपिथेलियल कौन सी लेयर है? जो अपर मोस्ट जो बाहर की जो लेयर होती है ऑफ स्किन जो हम बेसिकली फील कर, दैट इज एपिथेलियम। when the injury involves only the epithelial layer, the principal mechanism of repair is epithelial regeneration, also called primary union or healing by first intention। हमने ये चीज इफ यू विल रिकॉल हमने ये पढ़ा था कि जो सेल्स होते हैं ऑफ द स्किन, जो स्किन के एपिथेलियम के सेल्स होते हैं उनके अंदर दे हैव अमेजिंग कैपेसिटी टू रीजनरेट, और ये बेसिकली लेबाइल टिश्यू का पार्ट होते हैं, तो लिहाजा वो कॉन्टिन्यूसली जो है वो रीजनरेट कर रहे होते हैं। सो बेसिकली इफ द वुंड इज नॉट डीप, अगर डीप नहीं है और बहुत एक्सटेंसिव नहीं है, तो वो जो है इसके अंदर एपिथेलियल रीजनरेशन होगी और जो है हीलिंग जो होगी दैट विल बी बाय प्राइमरी यूनियन और बाय फर्स्ट इंटेंशन, ठीक है। इसके अंदर मोस्टली होता है कि अगर आपका वुंड जो है वो बहुत एक्सटेंसिव ना हो, या सेकेंडली अगर आप जैसे आप सर्जिकल इंसिजन होती है, अगर फॉर एग्जांपल आपने सी सेक्शन की है, ठीक है, सी सेक्शन के अंदर तो बहुत बड़ा ऑब्वियसली इतना आपने इतनी लंबी एक इंसिजन होती है जो आप देते हो, लेकिन उसके बाद आप उनको जो आपके जो वुंड के एजेस होते हैं, जो दोनों एजेस होते हैं स्किन के, आप उनको करीब लाते हो और उनको आपस में आप फ्यूचर करते हो, ठीक है, आप उनको आपस में सी देते हो। जब आप इकट्ठे सी देते हो तो ऑब्वियसली आप उनको करीब ले आए हो। जब वो आप उनको करीब ले आए हो तो उनके अंदर जो हीलिंग होगी ना वो बाय प्राइमरी इंटेंशन या फर्स्ट इंटेंशन होगी। wound edges are brought together, it leads to minimal scar formation, ठीक है। इसके अंदर जो scar formation है ना वो minimal होगी। ये देखो
फॉर एग्जाम्पल इस बंदे को यहाँ पे, इस बच्चे को यहाँ पे कट लगा था, ठीक है, ये बिल्कुल एक मिनिमल सा कट था, इतना कोई सवेयर कट नहीं था, इसने सिर्फ वो वाला स्किन का एरिया इन्वॉल्व किया था जो कि जिसके अंदर कैपेसिटी है टू रीजेनरेट। सो बेसिकली सो प्राइमरी यूनियन और बाय फर्स्ट इंटेंशन। अब आप इसको देखो, ये आप लोगों को स्यूचर्स नजर आ रहे होंगे, ये जो ब्लू ब्लू धागे हैं ये बेसिकली स्यूचर्स हैं, या ये जो स्टिचेस आप कहोगे स्टिचेस लगे हुए हैं, तो इसके अंदर भी ऑब्वियसली बेशक अगर इसके अंदर जख्म जो है वो बड़ा हो, बेशक नो हम भी हो, तो क्योंकि आप इनके जो दोनों एजेस है उनको आप करीब ला के जोड़ देते हो आपस में, तो दैट इज उसके अंदर जो आपकी जो हीलिंग होगी वो बाय प्राइमरी यूनियन होगी। ठीक है, हीलिंग बाय प्राइमरी यूनियन ऑफ फर्स्ट इंटेंशन, वुंड्स विद अपोज्ड एजेस, क्लीन या स्टेराइल वुंड्स हैं, फॉर एग्जांपल सर्जिकल इंसिजन। इसकी क्लासिकल एग्जांपल जो है इट इज सर्जिकल इंसिजन। ओके, नेक्स्ट, अब सेकेंड इंटेंशन क्या होता है? Healing by second intention, secondary union or second intention, wounds with unopposed margins, gaps in tissues due to substantial loss, infection or foreign bodies, for example infected wounds, burns and crush injuries। ठीक है, अगर आपको एक क्रश इंजरी हुई है, फॉर एग्जाम्पल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के केस में मोस्टली होती है, देखो ये देखो क्रश इंजरी हुई हुई, आई नो दीज आर अ बिट डिस्टर्बिंग इमेजेस। अब इस बंदे को जो है इवेंचुअली, मतलब ये एक मोस्ट प्रोबेबली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का केस होगा, तो ये जो पेशेंट है इसका आप देखो कि इसकी स्किन जो है पता नहीं किधर चली गई है, और इवेंचुअली उसके अंदर से उसकी बोन भी नजर आ रही है, उसके सारे अंदर जो टिश्यूज हैं वो सारे मसल्स नजर आ रहे हैं। तो अब इसके अंदर अब आप उस अकल से सोचो कि यहाँ पे स्किन को आप जोड़ ही नहीं सकते, इसकी स्किन को आप जोड़ ही नहीं सकते बिकॉज इसके अंदर गैप इतना ज्यादा है। तो इसके अंदर जो हीलिंग होगी वो सेकेंड इंटेंशन से होगी। अब इस लीजन को अगर आप इसको गौर करो, देखो ये इतनी बड़ी लीजन है कि इसके अंदर भी ये आपस में इनका स्किन का, देखो जो ये येलोइश सा रीजन है ये स्किन है इसकी, और बाकी ये वूंड जो है अंदर गया हुआ है, ये अल्सर बेसिकली इसका बना हुआ है, ये मोस्ट प्रोबेबली डायबिटिक पेशेंट है। सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि यहाँ पे भी आप इसको जोड़ नहीं सकते हो, तो यहाँ पे भी सेकेंड इंटेंशन से हीलिंग होगी। सिमिलर इज दिस इसके अंदर जो स्किन है, बिकॉज दिस इज अ डार्क कलर्ड पर्सन, इसकी ये स्किन है लेकिन आप इसको आपस में नहीं जोड़ सकते हो। सो दिस इज हीलिंग बाय सेकेंड इंटेंशन। However, the basic mechanisms of healing by primary and secondary union are similar। ठीक है, जो इसके अंदर mechanisms होंगे at play वो basically similar होंगे। The most distinct feature that differentiates primary and secondary wound healing is wound contracture। wound contracture is seen in second intention। contracture के बारे में अभी हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था कि मायोफाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं at the site of injury जो होते हैं वो basically contract, उनकी जो properties होती हैं they are similar to the smooth muscle cells, so they are able to contract। तो जब ये contract करेंगे तो वो जो wound का size था वो अबाउट, मैंने बताया था कि फॉर एग्जांपल वो बाय 2/3 जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो इवेंचुअली फ्रैक्चर जो है वो सेकंड इंटेंशन में आपको नजर आएगा। ये देखो, अब ये जो है जनरल जो वुंड हीलिंग के अंदर क्या क्या होता है वो हम पढ़ते हैं कि जो ब्लड क्लॉट जो है वो फॉर्म हो जाता है इमीडिएटली। ठीक है, जब भी अब भी आप बेशक आप कोई एक छोटा सा अगर पेपर कट भी आप लोगों को लगता है ना अगर उंगली के ऊपर, तो यू विल सी के विद इन फ्यू मतलब मिनट्स भी नहीं, मतलब 1 मिनट के अंदर बेशक आपका जो है वहां पे बेसिकली ब्लड क्लॉट हो जाता है उस एरिया के ऊपर, आपकी ब्लड जो है थोड़ी सी आपको ब्लीडिंग होगी बिल्कुल फॉर मिनट, और वहां पे ब्लड क्लॉट हो जाएगा। ब्लड क्लॉट जो है इमीडिएटली बन जाता है। ठीक है, वो बेसिकली ब्लीडिंग ब्लड लॉस को रोकता है उस एरिया से, और वो बस बेसिकली बताता है कि यहाँ पे अब कुछ हो गया और अब यहाँ पे जो है सारा कुछ जो है वो वुंड हीलिंग का जो प्रोसेस है वो इनिशिएट होगा। न्यूट्रोफिल्स आएंगे वहां पे। न्यूट्रोफिल्स अभी क्यों आएंगे वहां पे? क्योंकि इन्फ्लेमेशन होगी, ऑब्वियसली जहां पे भी इंजरी होगी वहां पे इन्फ्लेमेशन होगी। विद इन 24 आवर्स न्यूट्रोफिल्स विल बी देयर।
देन देयर विल बी प्रोलिफरेशन ऑफ एपिथेलिया एट द एज, जो उस वूंड की एज के ऊपर एपिथेलियम थी, एपिथेलियल सेल्स थे, वो प्रोलिफरेट करना शुरू हो जाएंगे विद इन 24 to 48 आवर्स. Then there will be deposition of the basement membrane, because obviously जब भी इंजरी हुई है तो आपका basement membrane जो था वो लॉस हुआ है, तो उसके अंदर भी तकरीबन 24 to 48 आवर्स जो है वो लगेंगे. स्कैप फॉर्मेशन 24 आवर्स, मैक्रोफेज आ गए थर्ड डे पे, फिर ग्रैन्युलेशन टिश्यू बना. ग्रैन्युलेशन टिश्यू के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ऑन फिफ्थ डे फिर कोलेजन डेपोजिशन स्टार्ट होगी. इवेंचुअली पहले ग्रैन्युलेशन टिश्यू बनता है, उसके बाद फिर कोलेजन जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है फ्रॉम फिफ्थ डे टू अबाउट 2 वीक्स. और उसके बाद जो है इवेंचुअली जो है जब एक दफ़ा कोलेजन वहाँ डिपॉजिट हो गया तो फिर जो है आपका जो वूंड जो था उसकी स्ट्रेंथनिंग स्टार्ट होगी एंड इट मे टेक अबाउट मंथ्स. ठीक है, वो वूंड जो है वो स्ट्रेंथन होता रहता है फॉर मंथ्स. ओके, सो ब्लड क्लॉट जो है, पहला कौन सा स्टेप अभी हमने पढ़ा था, ब्लड क्लॉटिंग. ठीक है, अब ब्लड क्लॉटिंग के बारे में थोड़ी डिटेल दी हुई है. ब्लड क्लॉट क्या है? वुंडिंग कॉजेस. जी जी मैम, आपने जो सेकंड इंटेंशन बताया है मैम, उसका हम ट्रीटमेंट कैसे देंगे? यार, उसमें डिपेंड करता है. ट्रीटमेंट वो ग्राफ्टिंग से होता है मोस्टली. जो आपको ये मैंने बड़े बड़े दिखाए हैं ना इमेजेस जिसमें बड़ा बड़ा लॉस है, उसमें ग्राफ्टिंग होती है. ग्राफ्टिंग क्या होता है कि आप स्किन का पैच उसका उस बंदे का ना कहीं और से लेते हो, किसी और नॉर्मल एरिया से. तो आप पूरा जो है बेसिकली प्लास्टिक सर्जरी का काम होता है. तो आप वो पूरा का पूरा जो ग्राफ्ट है वो उस एरिया के ऊपर लगा देते हो और उसको स्टिच करने की कोशिश करते हो. वो नॉर्मल नहीं रहता है ऑब्वियसली, क्योंकि उसके अंदर वो एक अलग सी एक चीज आ रही होती है, लेकिन उसके अलावा उसका कोई हल नहीं है. सो इट अगर इज द नॉर्मल वर्क ऑफ एरिया से प्लास्टिक लेंगे तो नॉर्मल सर्जरी. एरिया वाला पार्ट भी तो वहां पे भी तो इंजरी हो जाएगी ना. इंजरी नहीं वो होती यार, जगह वो भी इतना नहीं, वो ना इस तरह से नहीं कि वो पूरी की पूरी स्किन नहीं उठा लेते हैं वहां से. वो ना कल्चर करते हैं, मतलब ना वो ओवर द पीरियड ऑफ डेज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़े इतनी थिन लेयर लेते हैं ऊपर स्किन से. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरी लेफ्ट लेग इंजर हुई है तो मेरी राइट लेग से वो इतनी इतनी वो जिससे वो लेते हैं बहुत इतना थिन स्लाइस वो लेते हैं ग्राफ्ट का, कि आपको मतलब आपको नहीं ऑब्वियसली उसके ऊपर थोड़ा सा आपको पता चलता है कि ये मेरी स्किन की लेयर यहाँ से उतरी है, लेकिन वो उस पर इंजरी नहीं होती है. वो फॉरन दोबारा विद इन अ डे और सो जो है वो रीग्रो कर जाती है. लेकिन वो उसे लेते रहते हैं वो उसका मल्टीपल टाइम्स, और फिर उसको जो है वो इवेंचुअली जो है वो ग्राफ्ट बनाते हैं. मैम अगर डायबिटिक पेशेंट हो. यार डायबिटिक पेशेंट के अंदर ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, सारा कुछ ही कॉम्प्लिकेटेड होता है. तो ऑब्वियसली यस उसकी मैम, उनका वुंड तो ब्लड हीलिंग भी भी, नहीं क्लॉट कर रहा होता ना. हाँ उनकी वुंड हीलिंग भी बहुत स्लो होती है, और उनके अंदर जो ब्लड सप्लाई होता है वो भी बहुत अजीब तरह से होता है. तो डायबिटिक्स के केस में ना हमेशा व्हेनेवर अ पेशेंट कम्स टू यू इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, आप हमेशा उससे डायबिटीज और हाइपरटेंशन का इसीलिए पूछते हो बिकॉज आपका जो फिर मैनेजमेंट प्लान है वो उस तरह से फिर शिफ्ट हो जाता है कि जो है वो डायबिटिक पेशेंट के साथ आपने करना क्या है. तो वो ऑब्वियसली एक मुश्किल, इट बिकम्स डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल, लेकिन स्टिल मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी. ग्राफ्टिंग तो होगी, लेकिन उसको आप थोड़ा बहुत ज़्यादा कॉशियस होके करोगे. ठीक है. मैम अगर डायबिटिक पेशेंट में ग्राफ्टिंग होगी तो उसकी तो हीलिंग, जैसे आप कह रही है ना कि हल्की सी लेयर लेते हैं तो वो एक दिन में उसकी जो है स्किन वापस रीग्रो कर जाती है. लेकिन अगर डायबिटिक पेशेंट है उसकी हीलिंग तो बहुत लेट होती है, तो उसकी तो स्किन वापस इतना जल्दी नहीं रीग्रो करेगी ना. यार उसमें ऑब्वियसली देखो, मेडिसिन इज ऑल अबाउट वेइंग आवर रिस्क्स विद बेनिफिट्स. ठीक है, देखो मेडिसिन के अंदर कुछ भी जो है वो रिस्क के बगैर नहीं है. जो आप मेडिसिन कोई भी दे रहे हो वो भी रिस्क है उसके अंदर देने. तो आप हमेशा देखते हो कि इस पे ना ज्यादा लॉस हुआ है कि वो अगर वो वुंड खुला रहेगा तो वो जो बच ही नहीं सकता, फॉर एग्जांपल वो पेशेंट. अब मुझे बताओ बर्न्स के पेशेंट में क्यों डेथ होती है? अगर आपने पढ़ा होगा कि परसेंट भी पेशेंट बर्न हो गया, 20% बर्न हो गया तो वो मर जाता है. और इवेंचुअली वो मर जाता है क्योंकि उनका वूंड जो है वो खुला होता है, इवेंचुअली उसके अंदर से प्लाज्मा लॉस होता रहता है और वो इन्फेक्टेड हो जाता है, इसलिए वो फिर बंदा इवेंचुअली मर जाता है. तो इसके अंदर भी यही होता है कि अगर ये वूंड खुला रहेगा और ये इन्फेक्टेड होता रहेगा तो इवेंचुअली द पेशेंट विल डाई. तो इसके अंदर यू विल वे के बेनिफिट्स क्या है उसके और उसके अंदर रिस्क्स क्या है.
तो अगर उसका रिस्क ज़्यादा है ऑफ टेकिंग द ग्राफ्ट एंड उसका जो नॉन हीलिंग, देखो अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट के अंदर वो हील हो रहा है ग्राफ्ट विद इन 1 डे, तो डायबिटिक्स के अंदर फॉर एग्जांपल इट माइट टेक अबाउट 3 days। लेकिन अगर वो 3 days तक उसकी उसकी शुगर कंट्रोल करके उसका वो उसको रख सकते हैं एक स्टेराइल इन्वायरमेंट में, तो दे विल गो फॉर इट। सो इट डिपेंड्स ऑन द केसेस के इवेंचुअली क्या क्या केसेस किस तरह से केस है। ठीक है, यस मैम। ओके ठीक है। अब आई एम ग्लैड इंटरेस्टिंग लग रहा है आप लोगों को। मैं खुद मेडिसिन से रिलेटेड चीज़ें मजे की जो ब्लड क्लॉट जो इनिशियली बना था, सबसे पहले इमीडिएटली बना था, उसमें क्या क्या होगा कि wounding causes the rapid activation of coagulation for blood clot on the wound surface. Clot contains entrapped red cells. The clot contains fibrin, fibronectin, complement components. It serves to stop the bleeding and also as a scaffold for migrating cells, and which are attracted by growth factors, cytokines, chemokines. Dehydration occurs at the external surface of the clot, forming a scab that covers the wound. ठीक है, ये basically this is a slide telling us about the importance and how a blood clot is initially formed. ठीक है, I have given you an example कि बेशक अगर आप as if you take something as small as a paper cut, तो तब ही आपका जो blood clot formation होगी। अगर ब्लड क्लॉट नहीं होगा तब प्रॉब्लम होगा। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, उसके अंदर ब्लड क्लॉट नहीं होता, तो फॉर कोएगुलेशन जो पाथवेज होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे, ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाएगा। ब्लड क्लॉट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, रेड सेल्स होते हैं, फाइब्रिन होगा, फाइब्रोनेक्टिन होगा और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स कुछ होंगे। अब जो है बेसिकली वहाँ पे आपके पास दो काम है क्लॉट जो प्रोवाइड कर रहा है। फर्स्ट इज टू स्टॉप द ब्लीडिंग, जहाँ भी क्लॉट बन गया है वहाँ पे ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी। सेकंड जो है वो एज अ ग्राउंड, एज अ स्कैफोल्ड होता है, बेसिकली प्रोवाइड्स एज अ प्लेइंग ग्राउंड, और इट प्रोवाइड्स अ प्लेस फॉर द सेल्स that are entering that area because of क्योंकि वहाँ पे अब इन्फ्लेमेशन होनी है, जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो आने हैं, तो बेसिकली वो उसको एक वहाँ प्लेइंग ग्राउंड प्रोवाइड कर रहा है, या उसको एक बेसिकली एक एरिया प्रोवाइड कर रहा है जहाँ पे वो सेल्स आके जो है वो सारा अपना एक्शन करेंगे। और उसके अलावा जो वो बेसिकली कह रहा है कि एक्सटर्नली जो है, अगर आप स्किन सरफेस पे देखोगे तो वो जो ब्लड क्लॉट था वो डिहाइड्रेट हो जाएगा और वो स्कैब बना देगा। स्कैब आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर आप लोगों का कहीं भी ब्लड निकले तो वो स्कैब सा बन जाता है, ड्राइड सा वो ब्लड सा एरिया होता है, जो अक्सर लोग जो है वो उसको छील देते हैं कि जी हमें नहीं पसंद आ रहा। तो अगर बेसिकली जो है स्कैब, अगर आप देखो कि अगर आप उसको अलाउ करते हो कि अगर आप उसको ना छीलो और आप उसको रहने दो उसी तरह से, तो कुछ अरसे के बाद वो खुद ही जो है वो उतर जाता है, और आप नीचे देखोगे अगर तो आपकी जो नीचे इंजरी हुई होती है वो सारी वहाँ पे आपको पता भी नहीं चलता कि यहाँ पे मुझे इंजरी हुई भी थी या नहीं हुई थी, बिकॉज वो नीचे उस सारी स्कैब के नीचे जो है सारा हीलिंग प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहता है और वो उस एरिया को हील कर देता है। Okay, within 24 hours, neutrophils appear at the margin of the incision. They release the proteolytic enzymes and clean out the debris and the invading bacteria. ठीक है, neutrophils जो हैं वो वहाँ पे आ गए और उन्होंने enzymes produce किए हैं जो कि debris को clear करेंगे और infections को remove करेंगे। Formation of granulation tissue, ये हम already पढ़ चुके हैं। The hallmark of tissue repair is the formation of granulation tissue. The granulation tissue consists of fibroblast, vascular endothelial cells, which occur in the first 24 to 72 hours of the repair process. The term is derived from its pink, soft, granular appearance on the surface of the wounds. Characteristic histological feature क्या क्या है इसके, angiogenesis and proliferation of fibroblast। ये हम काफ़ी डिटेल में जो है ग्रैनुलेशन टिश्यू को डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। द न्यू वेसल्स, जो न्यू वेसल्स किस तरह बनेंगी, एंजियोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू बनेंगी। द न्यू वेसल्स आर लीकी, अलाउइंग द पैसेज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड फ्लूइड इनटू द एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेस। हमने ये भी पढ़ा था कि वो जो ग्रैनुलेशन टिश्यू होता है थोड़ा ईडेमेटस होता है, ईडेमेटस मीनिंग वो थोड़ा सा स्वोलन होता है। स्वोलन क्यों होता है, बिकॉज वो वेसल्स जो बनती हैं उस एरिया के अंदर वो लीकी होती हैं, मतलब वो अलाउ करती हैं कि फ्लूइड जो है वो उससे लीक आउट कर जाए, लिहाजा वो थोड़ा सा जो है ईडेमेटस उसकी अपीयरेंस होती है।
Granulation tissue eventually progressively invades the incision space. By 5 to 7 days, granulation tissue fills the wound area and neovascularization is maximum. ठीक है, इसके अंदर न्यू वैस्कुलराइजेशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स, बेसिकली एंजियोजेनेसिस को जो है वो डिनोट कर रहा है। तो बेसिकली विद इन 5 to 7 डेज जो है ग्रैनुलेशन टिश्यू जो है वो बन जाएगा और आपका जो है वो उसके अंदर न्यू वैस्कुलराइजेशन जो है वो होगी उस एरिया के अंदर। यू कैन सी कि देखो अगर यहाँ पे इंजरी हुई थी, सो दिस इज रेफर टू एज, ये पूरा जो है ग्रैनुलेशन टिश्यू बना हुआ है। this is really रेड इन कलर, और ये थोड़ा सा आपको एडिमेटस भी लग रहा है, स्वोलन भी लग रहा है। रेड क्यों है? बिकॉज यहाँ पे जो है वो न्यू ब्लड वेसल्स जो है वो फॉर्म हुई है। सो दिस इज द ग्रैनुलेशन टिश्यू दैट इज फॉर्म्ड। ओके, अब ग्रैनुलेशन टिश्यू बन गया। ग्रैनुलेशन टिश्यू का क्या काम था? वहां पे फाइब्रोब्लास्ट पड़े हुए हैं, जो फाइब्रोब्लास्ट ने प्रोड्यूस क्या करना है, कोलेजन। ठीक है, अब अबाउट सेकेंड, अभी विद इन 5 to 7 डेज, मतलब फर्स्ट वीक के अंदर क्या बना है, ग्रैनुलेशन टिश्यू। अब आपका सेकेंड वीक स्टार्ट हो गया, अब आपका बनना है कोलेजन। कोलेजन कब बनेगा? उसमें क्या होगा कि देयर विल बी रिड्यूस नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स एंड एडीमा। एडीमा जो हुआ था, ल्यूकोसाइट्स जो न्यूट्रोफिल्स जो आए थे, अब वो रिड्यूस हो गया, उनका नंबर कम हो गया। रिग्रेशन ऑफ वैस्कुलर चैनल्स, जो आपके जो न्यू वैस्कुलर चैनल्स बने थे वो थोड़े अब उनकी, क्योंकि वो लीकी थे इनिशियली जब बने थे, अब वो थोड़े, अब वो मेच्योर हो रहे हैं, अब वो उतने ज़्यादा रेड नहीं रहेंगे और वो थोड़े मतलब पीछे आ जाएंगे, वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएंगे and there will be accumulation of collagen. ओके, अब नेक्स्ट क्या है, कोलेजन के बाद क्या? कोलेजन जब डिपॉजिट होगा तो स्कारिंग होगी। स्कार क्या है? इट इज अ सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू, उसके अंदर इन्फ्लेमेटरी सेल्स नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूट्रोफिल्स हैं या लिम्फोसाइट्स हैं, वो कोई भी जो सेल्स हैं वो वहाँ पे नहीं होंगे। फिर कंप्लीट एपिथेलियलाइजेशन ऑफ द सरफेस, अगर फॉर एग्जांपल जो आपके स्किन के ऊपर वो वूंड था, तो आपका जो स्किन है उसका जो है वो कंप्लीट जो है एपिथेलियम से वो रिप्लेस हो जाएगी। एंड प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द वूंड। मैं इसको एडिट नहीं कर सकती, लेकिन ये एब्सेंस ऑफ एडिनेक्सल स्ट्रक्चर, इट डिडंट मेक एनी सेंस टू मी, तो लिहाजा जस्ट स्किप दिस पार्ट। आई कैन नॉट एडिट दिस बिकॉज ये सॉर्ट ऑफ अ पिक्चर इज जो है वो पिक्चर इसके ऊपर पेस्ट की हुई है स्लाइड के ऊपर। ओके, अब बेसिकली हीलिंग बाय सेकेंड इंटेंशन क्या है? लार्ज टिश्यू लॉस, more intense inflammatory reaction, more granulation tissue, more fibrosis, collagen, wound contracture, thin epidermis. Wound contracture जो है, this is the differentiating factor between first intention and second intention. ठीक है, wound strength क्या होती है? How long will it take for the wound to attain maximal strength? ठीक है, कितना टाइम लगेगा? उसमें ये है कि अगर आप उसको स्यूचर से आपने वूंड को जो फॉर एग्जांपल अगर हम प्राइमरी इंटेंशन की बात करें, अगर आपने स्यूचर्स लगाए हुए वूंड को, तो बाय फर्स्ट वीक जो है उसकी जो स्ट्रेंथ है दैट इज अबाउट 10%। जो अगर स्यूचर्स लगे हुए, स्टिचेस लगे हुए एक एरिया के ऊपर, फॉर एग्जांपल सी सेक्शन के बाद या अपेंडेक्टमी के बाद एक स्टिचेस लगे हुए, तो अगर आप फर्स्ट वीक को देखो तो फर्स्ट वीक के बाद उस एरिया के अबाउट 10% स्ट्रेंथ होगी, लेकिन अबाउट अगर 3 months के बाद जो है वो अबाउट 70 to 80% उसकी स्ट्रेंथ होती है। कभी भी दोबारा अगर एक टिश्यू इंजर्ड हो गया है या अगर आपकी कोई सर्जरी हो गई है, तो कभी भी दोबारा वो जो टिश्यू है उसके अंदर 100% स्ट्रेंथ जो है वो नहीं आ सकती है, बिकॉज ऑब्वियसली वो इतनी ज़्यादा वहाँ पे इंजरी हुई है और इतना एक लंबा प्रोसेस था जिसको जो वहाँ पे हुआ है। बट अबाउट 70 to 80% जो है इट कम्स बैक। Okay. So what are the healing may arise from abnormalities in the basic components of repair process, deficient scar formation, excessive repair components, contractures. Deficient scar formation क्या होती है कि inadequate formation of granulation tissue or assembly of scar may result in
और अल्सरेशन, ठीक है। अगर आपके पास ग्रैन्युलेशन टिश्यू जो है उस पूरे एरिया को या साइट ऑफ इंजरी को, तो आपका जो है वो स्कार हो सकता है। फॉर एग्जांपल वो उसका 80% ऑफ द एरिया को कवर कर गया, 20% ऑफ द एरिया को छोड़ गया, तो वो ऑब्वियसली जो वुंड है वो वीक होगा। डिहाइसेंस क्या होती है कि इट इज नॉट कॉमन बट अकर्स फ्रीक्वेंटली आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड एब्डोमिनल प्रेशर। डिहाइसेंस बेसिकली जो है, जो डिहाइसेंस का वर्ड है ना, इट इज स्पेसिफिक फॉर वूंड कोलैप्स कह लो, या वूंड का जो क्या कह सकते हैं उसकी, बेसिकली इट इज ऑलवेज आफ्टर सर्जरी, ठीक है। जब सर्जरी होगी और उसके बाद स्यूचर्स लगेंगे उस बंदे को, तो अगर वो स्यूचरिंग की साइड जो थी या जो जहाँ पे स्टिचेस लगे थे वो कोलैप्स कर जाती है, या वो दोबारा से जो है वो कॉम्प्लिकेटेड उस एरिया का हो जाता है, कोई कॉम्प्लिकेशंस राइज करती हैं, तो दैट इज रेफर टू एज द डिहाइसेंस। डिहाइसेंस जो है मोस्ट कॉमनली वुंड होता है, और अगर आप उसको स्टिच करते हो तो ऑब्वियसली द डॉक्टर वुड रिकमेंड कि आपने उस एरिया को जो है, आपने उससे कोई काम नहीं करना है, आपने उसको कोई हाथ नहीं लगाना है, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर उसके ऊपर कोई दोबारा से अगर अभी वो हीलिंग के प्रोसेस में है, अभी हमने जैसे अभी पढ़ा था कि विद इन द फर्स्ट वीक जो है उसके अंदर अबाउट 10% जो है उसकी स्ट्रेंथ होती है। अगर अब विद इन द फर्स्ट वीक उसके ऊपर दोबारा कोई प्रेशर लगेगा, तो ऑब्वियसली वो तो 10% उसकी स्ट्रेंथ है, तो वो दोबारा उसके अंदर इंजरी का जो चांस है या डैमेज का जो चांस है वो होता है। तो मोस्ट कॉमनली इट इज विद एब्डोमिनल सर्जरी, जिसको आप लेप्रोटमी कहते हो, ठीक है। लेप्रोटमी जो है, अगर आपका सी सेक्शन हुआ है, तो अगर आप बहुत ज्यादा वॉमिट कर रहे हो या कॉफ कर रहे हो, तो ऑब्वियसली उस सारे वुंड के ऊपर जो है वो स्ट्रेस होगा, जिसकी वजह से देयर विल बी कोलैप्स ऑफ द वुंड या डिहाइसेंस हो जाएगी। ओके, आई थिंक मैं इधर ही रुकती हूँ बिकॉज वी आर गेटिंग थोड़ा सा लेट। तो जो ये आगे जो है ये सारी चीज़ें मैं जो है वो आई एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट क्लास। ये थोड़ा सा रह गया, लेकिन चलो। अब आई हैव बीन टोल्ड टू बी रियली पर्टिकुलर अबाउट अटेंडेंस, तो मैं अटेंडेंस लूँगी आप लोगों की, बिकॉज जो यूनिवर्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कॉन्शियस हुई हुई है आप लोगों के अटेंडेंस के बारे में। सेकेंडली बिकॉज दिस इज एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, और मुझे नहीं समझ आ रही कि आप लोग किस तरह से सीरियस हो गए। तो एज योर इंस्ट्रक्टर फॉर दिस सब्जेक्ट, मैं आप लोगों की अटेंडेंस के जो है वो काफ़ी एटलीस्ट 5 मार्क्स जो हैं वो तो आपके आंखें बंद करके हैं अटेंडेंस के। अगर एक बंदे ने सारी क्लासेस ली हुई हैं तो 5 मार्क्स उसको मिल जाएंगे। अब देर आर सर्टन पीपल दैट आर क्रॉनिकली एब्सेंट, तो उनको मैं कुछ नहीं कर सकती, उनको मैं 0 लगाना पड़ेगा। फिर मेरे पास कोई ना आए कि आपने 0 क्यों लगाया। अगर एक बंदा आ ही नहीं रहा क्लास में, तो फिर मैं उसका 0 लगाऊंगी। अब आप लोगों के लिए अच्छी बात क्या है कि जब से ये लेक्चर स्टार्ट हुए हैं, शुरू में मेरे पास लिस्ट नहीं थी, उस वक्त जो है उस वक्त मुझे ऑब्वियसली ऑल प्रेजेंट लगाने पड़ेंगे। लेकिन अभी तक मैंने आप लोगों की 2 दफ़ा अटेंडेंस ली है, वो 2 दफ़ा अटेंडेंस में जो जो बच्चे मेरे पास एब्सेंट हैं वो एब्सेंट ही रहेंगे, उनको मैं प्रेजेंट नहीं करूंगी। और आज से please convey it to other people as well in your WhatsApp group कि please try to take this class seriously. I have 45 participants out of 70 in my class right now, और मुझे पता है उन 45 में से उनके अंदर से इवन 20 भी नहीं ऐसे होंगे जो सुन रहे होंगे। ठीक है, आप ना सुनो, आई डोंट केयर, आप लोगों का अपना कोर्स है, आप लोगों ने अपना एग्जाम देना है, एंड में वाइवा मैंने लेना है, आप लोगों की मर्जी है। आई डोंट रियली केयर, बट द थिंग इज कि एटलीस्ट लिसन फॉर योर अटेंडेंस। अगर आपने 1.5 घंटे का लेक्चर नहीं लिया ना लो, लेकिन एंड में जो आपकी 2 मिनट्स की अटेंडेंस है उसके ऊपर प्लीज प्रेजेंट बोल दो। मेरे पास बाद में कनेक्शन इंटरप्ट हो गया, माइक्रोफोन खराब हो गया, मैं नीचे गिर गई, मैं उल्टी हो गई, ये हो गया वो हो गया, मेरे पास प्लीज लेम एक्सक्यूजेस लेके ना आए, मैं नहीं कैटर करूंगी। मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ और मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। अब एकदम से 44 पार्टिसिपेंट से 46 हो गया। वाओ। ओके, आई एम गोइंग टू कॉल आउट द नेम ट्वाइस, उसके बाद मैं नहीं सुनूंगी, इसलिए प्लीज हु आर लिसनिंग प्लीज से प्रेजेंट। आई विल कॉल आउट द नेम ट्वाइस, ठीक है। शिफा उमर,
Shifa Umar. This girl is present for यस the मैम आई एम third time. प्रेजेंट, मैं Absent. अपना माइक ऑन कर रही थी. Okay. Nida Aslam. Present, ma'am. Sharjeel Arshad. Sharjeel Arshad. Manahil Shehzad. Manahil Shehzad. Yes, ma'am. Okay. Maria Shaukat. Present, ma'am. Sanam Rafiq. Sanam Rafiq. Sanam Rafiq, are you there? नहीं. Okay. Ifra Ali. कपड़े पहनो, नीचे जाके नाश्ता कर लो, इससे पहले नाश्ता ठंडा हो जाए. और मेरी फजल क्लास खान, बीच हम में नाश्ता कर लो. उधर भी है क्या ऑन कैंपस? अब मुझे समझ नहीं आ रहा, मम्मा अकेली पड़ जानी है, मम्मा से नहीं होने घर के काम. यार आप लोग अपनी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन 2 मिनट बात कर लेना प्लीज. मैं लिटरली, मुझे कोई शौक नहीं है आप लोगों के अटेंडेंस लेने का. प्लीज. इफ्रा अली. इफ्रा अली. मुझे पहले अटेंडेंस लगाने दो. Farah Noor, are you the one who is talking to her mother? Please try to. प्लीज आप 2 मिनट तो ले सकते हो ना मुझे मेरी अटेंडेंस सुनने के लिए. बाद में अपनी अम्मा से बात कर लेना. मलिक मोहम्मद हसन. मलिक मोहम्मद हसन. गालिया खान. गालिया खान. आयशा 1169. Present, ma'am. पता नहीं. हिरा आपको मालिक है? अहमद. हिरा Present, अहमद. ma'am. Present, ma'am. रिमशा 1186. रिमशा. फातिमा 1205. Present, ma'am. इज़ा इलाही. ओके. इज़ा इलाही. इज़ा इलाही. Present, ma'am. शहताज बाजवा. शहताज बाजवा. मोहम्मद अबू बकर. Yes, ma'am. शिजा फारूक. शिजा फारूक. अहमद नदीम. Present, ma'am. Present, ma'am. ओके. ओके. Ma'am. सादिया सैफ. हाँ जी लग गई आपकी. सादिया सैफ. Present. रिमशा इजाज. रिमशा इजाज. उसामा इरशाद. यस मैम. फातिमा नासिर. फातिमा नासिर. महनूर लियाकत. महनूर लियाकत. बिस्मा शाहिद. बिस्मा शाहिद. सना जावेद. सना जावेद. यार ये ऐसे बच्चे हैं जो तीनों जो मेरे पास एब्सेंट्स लगी हुई हैं उसके अंदर ये सारे एब्सेंट हैं. नेहा. नेहा. Present, ma'am. Present, ma'am. ओके. निम्रा शहजाद. निम्रा शहजाद. अरीज आमिर. अरीज आमिर. जैनब महबूब. Present. जैनब महबूब. Present, ma'am. सादिया बदर पराचा.
सादिया बदर पराचा, गुलशन सलीम, गुलशन सलीम, अक्सा जावेद, Present, ma'am. सारा रियाज, Present, ma'am. नूर फातिमा, Present, ma'am. आयशा मुगल, आयशा मुगल, एमन नसीर, Present, ma'am. एम ओके, रिजवानुल हक, Present. फरीहा फातिमा, फरीहा फातिमा, वर्दा फातिमा, Present, ma'am. हुमैरा सईद, प्रेजेंट मैम। महानूर आसिफ, प्रेजेंट। मनाहिल कामरान, मनाहिल कामरान, सिदरा अब्बास, सिदरा अब्बास, Present, Okay. ओके, आयशा हसन, Present, ma'am. किरण रानी, किरण रानी, दुआ खान, दुआ खान, दुआ खान लिटरली मुझे बार बार भी नजर आ रही थी, लेकिन अब नाम जब लिया तो आ नहीं रही। दुआ खान, आर यू देयर? ओके, आई डोंट नो। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी, मैम मेरी अटेंडेंस ले ले, क्योंकि वो मेरा रिक्शा वाला आ गया, मैंने ऑन कैंपस जाना है। आप बातें भी अभी बहुत करी थी। ठीक है, आपकी ले लिया मैंने सजल। दुआ खान एब्सेंट है। मोहम्मद सलमान, मोहम्मद सलमान, Yes. Yes, ma'am. आयशा नासिर, आयशा नासिर, एमन हबीब, Present, ma'am. मोहम्मद हामिद, Present, ma'am. मोहम्मद हामिद, आई रियली लाइक्ड योर असाइनमेंट। मोहम्मद आमिर ताहिर, Present, ma'am. Present. उमैर अहमद, उमैर अहमद, मोहम्मद आमिर ताहिर। आपने तो पूरी टीम रखी हुई है प्रेजेंट बोलने के लिए। गानिया खान, रूम में ऐसे साथ है एक लड़का, उसने बोल दिया। हाँ उनसे कहें बिहेव करें, ठीक है। मोहम्मद राफे, मोहम्मद राफे, गानिया खान है, सिमाब प्याज, Present. सिमा, ओके। यार क्या करूँ, आप लोगों की 50% अटेंडेंस भी नहीं बन रही लोगों की। सहर नदीम, सहर नदीम, ये बच्ची पहले नहीं आई, इसने आपको। कशफ मकसूद, कशफ, ओके। तैमूर मुजाहिद, Present, ma'am. ओके कशफ, थैंक यू, Present. आप प्रेजेंट, ओके। तैमूर मुजाहिद, नुदरत नूर, Present, ma'am. उम्मे एमन, Present, ma'am. ओके। मोहम्मद अब्दुल्ला, Yes, ma'am. फरा नूर, Present, ma'am. नादिर हुसैन, Present, ma'am. अमानिया ताहिर, अमानिया ताहिर, मलाइका ताहिर, मलाइका ताहिर,
ज़िलेहुमा, ज़िलेहुमा, अतिया कयूम, प्रेजेंट मैम। अतिया कयूम, प्रेजेंट मैम। ओके। सज्जल खान प्रेजेंट थी। शुमाइला कौसर, प्रेजेंट मैम। मुकद्दस ज़हीर, प्रेजेंट मैम। ओके। ये अब एक फरा नूर बच्ची जो है, मुझे नहीं लगता, मेरी लिस्ट में तो नहीं थी। जी मैम। आप मेरी लिस्ट पे हो, आप तो मेरी क्लास में हो ही नहीं। नो मैम, मैं आपकी क्लास में हूँ, सेक्शन ए में, मॉर्निंग। Let me check. I don't know seriously. आपका क्या है? मेरी लिस्ट में नहीं हो आप, एटलीस्ट फिलहाल जो मेरे पास लिस्ट है उसमें नहीं हो। मैम मैं तो फर्स्ट आप क्लास। जी मैम। आपका आईडी क्या है? मैम मैं F2018244068। 068। ओके ठीक है, फरा नूर आप, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक हो, है आपका नाम है। Okay, thank you so much everyone. If anyone has any questions, you can ask. मैम एक्सक्यूज मी। हाँ जी हाँ जी। मैम मेरा नाम दुआ खान है और मैं 8 बजे से क्लास ले रही हूँ, तो मैम भी लास्ट पे अटेंडेंस के टाइम थोड़ा नेट इशू हो रहा था, तो प्रेजेंट कर दें मैम। अच्छा ठीक है, ओके। थैंक यू मैम। ओके नो प्रॉब्लम। लेक्चर सेंड कर दें। ओके ठीक है, मैं आज ही भेजती हूँ आपको सारे लेक्चर्स। मैंने कुछ सेंड किए हैं मैं ऑलरेडी। यस मैम, लास्ट वाला रहता है। ओके, अब आपको 5th और 6th भेजने हैं मैंने बेसिकली। I'll send it right away. मैं आप लोगों को भी भेज देती हूँ, ठीक है? Any more questions? मैम हाँ जी। मैम लास्ट वाली टर्म आपने बताई है अपना डिसेंस थी, डायहेसेंस, हाँ जी। तो मैम अगर वो जो सूचर हुआ पड़ता है, जो मीन के जो एब्डोमिनल प्रेशर होता है, तो सूचर से तो कोई मसला नहीं होता होगा, फिर अगेन सूचर करना पड़े या बाउंड, तो आप मीन के 10% जितना भी हुआ पड़ा वो तो खत्म हो जाता है, हीलिंग जो भी बड़ी होती है, तो सूचर में तो कोई वो मसला नहीं आता कि फिर से करना पड़े। नहीं, वो टूट जाता है, टूट भी सकता है। कहते नहीं है कभी कभी मेरे स्टिचेस टूट गए थे, और इस तरह से आप लोगों ने टर्म सुनी होंगी कभी कभी, तो उसमें वो टूट सकता है उसके अंदर। तो लेकिन वो उसमें डिपेंड करता है कि कितना सवेयर आपका डैमेज हुआ था या कितना सवेयर आपका ट्रॉमा हुआ था। मतलब अगर आपकी रिपीटेड वॉमिटिंग हो ही जा रही है, तो उसकी वजह से वो ये भी हो सकता है कि वो डिहाइसेंस के अंदर जो है ना, आपका फ्यूचर जो है वो मतलब टूट भी सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ओके मैम, थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चंस? मैम ओ मैम हाँ जी हाँ जी। मैम आपने बोला हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन में कि उसमें वाउंड्स जो होते हैं वो डीप नहीं होते हैं, हाँ डीप नहीं होते उसके अंदर। तो मैम उसमें आपने सी सेक्शन की एग्जांपल भी दी थी मैम, वो तो बहुत डीप किस्म का कट होता है, या वो मैंने आपको बताया था कि देखो, प्राइमरी इंटेंशन से जब भी आपकी हीलिंग होनी है ना, दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक ये है कि आपका कोई भी ऐसे नेचुरल वुंड है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पेपर कट लगता है, ठीक है? पेपर कट आप लोगों को लगा होगा, हर एक को लगता है। पेपर कट लगता है, वो इतना डीप नहीं होता, वो हील कर जाता है, आपको पता भी नहीं चलता वो किधर हुआ था, ठीक है? दूसरी फर्स्ट इंटेंशन से हीलिंग का ये होता है कि जब भी आप कोई सर्जरी करते हो ना, तो जब आप, क्योंकि आप सर्जिकल वुंड्स को आप उनको दोबारा जो है, जहां आपने सर्जरी की, आपने इंसिजन दी है, उस एरिया को आप, वो सारी उस पूरी स्किन को आप आपस में लेके आते हो, आप उसे जोड़ते हो, आप वहां पे स्यूचर्स लगाते हो, आप स्टिचेस लगाते हो। जब आप स्किन के दोनों सर्फेसेस को, जो दोनों सेपरेटेड सर्फेसेस थे, उनको आप आपस में जोड़ते हो, तो व्हाट हैपेंस इज कि वहां पे, क्योंकि वो एक दूसरे के करीब है, तो उसके अंदर जो हीलिंग होगी दैट इज बाय प्राइमरी यूनियन।
हमेशा जो सर्जिकल इंसिजन्स होती हैं, जो सर्जिकल इंसिजन्स जो हैं दैट आर अटैच्ड बाय स्यूचर या स्टिच, उसके अंदर जो हीलिंग होगी वो प्राइमरी इंटेंशन से होगी। सी सेक्शन की मैंने इसलिए एग्जांपल दी थी, बेशक आप कितनी बड़ी भी सर्जरी कर दो, आप बेशक आप लिवर ट्रांसप्लांट लिख दो, ठीक है, लिवर ट्रांसप्लांट ऐसी बड़ी सर्जरी के अंदर भी, क्योंकि इवेंचुअली जो आपके वुंड्स है आप उनको एक दूसरे के साथ मिला देते हो, आप एक दूसरे के साथ उसको स्टिच कर देते हो, वो इतने करीब होते हैं कि उसके अंदर जो है प्राइमरी इंटेंशन से हीलिंग हो सकती है, और मतलब होती ही प्राइमरी इंटेंशन से, हो सकती नहीं है, मतलब जब भी सर्जिकल इंसिजन होगी और जब भी आप सूचरिंग करोगे तब जो हीलिंग होगी दैट इज बाय प्राइमरी इंटेंशन। ये एक मतलब रूल है, देयर आर नो टू वेज अबाउट इट। ओके मैम, मीन्स मैम के इसमें Okay. फर्स्ट इंटेंशन में या प्राइमरी यूनियन में दो कंडीशंस आती है कि नॉर्मल होती है लाइक पेपर कट, और एक होती है सर्जरिकल जिसमें कि कोई भी सर्जरी आ जाती है जिस तरह हमें लीवर बताया या सी सेक्शन। हाँ हाँ बिल्कुल, जब भी कोई सर्जरी होगी तब यही होगा। ओके मैम, थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चंस? मैम आपने मोस्टली क्लास के असाइनमेंट्स देख लिए या कुछ की अभी देखी है? यार अभी मैंने थोड़ी बहुत देखी हैं, जो मुझे इन पर्सन जो सबमिट किए ना मैंने सिर्फ वो देखी है, अभी मैंने जो ऑनलाइन सबमिशन हुई है वो मैंने अभी तक नहीं देखी है। ओके मैम मेरी ना असाइनमेंट है हार्ड फॉर्म में बनी हुई, लेकिन ना मुझे ना कुछ टाइम पहले कफ और फ्लू बहुत ज़्यादा हो रहा था, जिसकी वजह से मैं यूनिवर्सिटी नहीं आई, तो मैं सारी आपको इन पर्सन देनी है। तो मैम आप कल होंगी यूनिवर्सिटी? आप आज दे दो, आज नहीं दे सकते, मैंने तो आज भी जाना है। आज तो मैंने यूनिवर्सिटी नहीं आना, कल आना है रोटेशन के बाद, क्योंकि मेरी सारी क्लासेस अच्छा ही ठीक है, ऑलमोस्ट ऑनलाइन है ना। ठीक है, आप मुझे ईमेल कर देना, यू कैन कोऑर्डिनेट विद मी, आई विल बी देयर 1 बजे असल के में बाद वो आ ईमेल रहा। नहीं हो रहा था, मसला ये था कि वो मैं मेल करती थी तो वो बार बार आउटबॉक्स में आ जाती थी, फिर मैंने सोचा था कि मैं आपको ना एक ही दफा में हैंड ओवर कर दूंगी, तो वो पहले इस वजह से नहीं आ फिर रही थी आप कि शायद या थोड़े 3 से o'clock कोविड के के 3 सिम्टम्स o'clock के लग रहे थे। करीब आ जाना, 3 to 3:15 आ जाना। कल 3 o'clock? 3 o'clock to 3:15 के ओके दरमियान में, 3:15 आ जाना बल्कि, ठीक है, ऑन ओके मैम, वहाँ पे इंशाल्लाह। स्टाफ रूम में आ जाना। ओके, नो ओके प्रॉब्लम। मैम। एनी मोर क्वेश्चंस? किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेरीज हैं, कोई मसले हैं, बता दें। ओके, आई होप एवरीवन हैज देयर क्वेरीज आंसर्ड। मैं अब इसको आई एम एंडिंग द क्लास, ठीक है। थैंक यू सो मच अल्लाह एवरीवन। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। Stop it. अल्लाह हाफिज़।